हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 11 एटमॉस्फेयर का। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हीट कैसे हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं। सोलर रेडिएशन इज द बेसिक सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। सन क्या है? जो सोलर रेडिएशन है, सन से जो रेडिएशन आ रही है वो बेसिक सोर्स है। किस चीज़ के लिए? हीट और लाइट के लिए। जो अर्थ के लिए हीट और लाइट का सोर्स कहाँ पर है? बेसिक सोर्स क्या है? सन है। सोलर रेडिएशन है, सन की रेज है, ठीक है। और जो हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो दो टाइप्स के हैं। पहला इंसोलेशन और दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंसोलेशन क्या है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रही है वो क्या है? इंसोलेशन है। और एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ, या फिर जो अर्थ एनर्जी सन से रिसीव कर रही है, सन से एनर्जी ले रही है, क्या अर्थ ले रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। जो रेज आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं उसे क्या कह रहे हैं? वो शॉर्ट वेव्स हैं। ये सन है, ये जो सन की रेज आ रही है ये क्या है? शॉर्ट वेव्स हैं। और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं वो क्या है? लॉन्ग वेव्स है। उसे हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट वेव्स हैं जो आ रही है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस जो सन से आ रही है वो क्या है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अनदर पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिमेनिंग रीचेज द अर्थ सरफेस। जब सोलर रेडिएशन आ रही है क्या होगा? अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। सन रेज आई, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ पार्ट को एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ पार्ट क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। और जो बची रेज, जो रेडिएशंस और जो बची वो कहाँ पर पहुँच रही है? अर्थ के सरफेस में पहुँच रही है। क्या है? अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। कुछ पार्ट जो रेडिएशंस आई उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा उसे क्या कर दिया? वो अर्थ सरफेस में पहुंच रही है। क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ, वो क्या है? इंसोलेशन है। इंसोलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। इंसोलेशन किस फॉर्म में है? शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में है। अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया, अनदर पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और जो बचा उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एंड रिमेनिंग रीचेज द अर्थ सरफेस। और एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो रेडिएशंस बची वो कहाँ पर आ रही है? अर्थ के सरफेस में आ रही है। इस चैप्टर में इंसुलेशन के बारे में काफ़ी शॉर्ट में बताया है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है 12th वो इंसुलेशन है, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है, ठीक है। अब हम दूसरा हीटिंग देखते हैं। पहला तो इंसुलेशन है और दूसरा क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएटेड आउट इनटू द स्पेस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? अभी हम इंसुलेशन में क्या पढ़े थे कि अर्थ है, सन से जो रेज आ रही हैं, सन से जो भी रेज आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर दे रहा, कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ क्या कर रहा है? अर्थ के सरफेस पे जा रही है, ठीक है। जो रेडिएशंस अर्थ की सरफेस में आ गई, जो रेडिएशंस अर्थ के सरफेस में आ गई वो वापस से रेडिएट हो रही हैं, वापस से स्पेस में जा रही हैं, वही क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या है?
सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस, सन की एनर्जी जो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अर्थ जो एब्जॉर्ब कर रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, इंसोलेशन कह रहे हैं। और जब रेडिएटेड आउट इनटू द स्पेस, जब वही जो एब्जॉर्ब एनर्जी, जो सन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली अर्थ और उसी को वापस से स्पेस में रेडिएट कर रही है, वापस से फिर से भेज रही है स्पेस में, उसे हम क्या कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस फॉर्म में है, लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में है, और इंसोलेशन किस फॉर्म में था, शॉर्ट वेव के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय अर्थ इज इक्वल टू अमाउंट्स ऑफ इंसोलेशन एब्जॉर्ब्ड। जितना भी एनर्जी अर्थ रेडिएट कर रही है वो किसके बराबर है, जिस इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। कैसे, अर्थ जो है जितनी भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, जितना भी इंसोलेशन एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उतनी ही एनर्जी वापस से रेडिएट कर देगी। अर्थ क्या कर रही है, जितनी एनर्जी सन की रेडिएशन से ली है उतनी ही एनर्जी वापस से स्पेस में भेज दे रही है। क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय अर्थ इज इक्वल टू अमाउंट्स ऑफ इंसोलेशन एब्जॉर्ब। जितना भी इंसोलेशन एब्जॉर्ब हुआ है अर्थ में उतना ही क्या कर रही है, वापस से रेडिएट कर दे रही है। 51 यूनिट्स रेडिएटेड, 51 यूनिट एब्जॉर्ब की थी, 51 यूनिट क्या कर दी, रेडिएट कर दी। 51 यूनिट रेडिएट का जब की तब क्या हुआ, 34 यूनिट एब्जॉर्ब बाय गैस एंड वाटर वेपर। अर्थ के, ये अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या, गैस प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। 51 यूनिट रेडिएट हुई, उसमें क्या हुआ, 34 यूनिट गैसेस और वाटर वेपर क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब 34 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिए गैस और वाटर वेपर, तो कितना बचा, 17 यूनिट। और जो 17 यूनिट बचा है वो वापस से कहाँ चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। ये समझ में आया, क्या है, 51 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब की है, इंसुलेशन 51 यूनिट एब्जॉर्ब की, वापस से कितना भेजेगी, रेडिएट कितना करेगी, 51% रेडिएट करेगी। उसमें से 34% एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, वाटर वेपर है, वो क्या करेगा, 34 यूनिट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कितना बचा, 17 यूनिट, और उस 17 यूनिट को क्या करेगा, वापस से स्पेस में भेज देगा। ये समझ में आया, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएटेड आउट इनटू द स्पेस। जितनी एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब की है और उसे वापस से स्पेस में भेज रही है, वही क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय अर्थ इज इक्वल टू अमाउंट्स ऑफ इंसुलेशन एब्जॉर्ब। जितना एनर्जी इंसुलेशन एब्जॉर्ब की है अर्थ, उतना ही वापस से रेडिएट कर देगी। 51 यूनिट्स रेडिएटेड, 51 यूनिट रेडिएट की, 34 यूनिट एब्जॉर्ब कर लिया कौन, गैस और वाटर वेपर, और 17 यूनिट्स वापस से स्पेस में चली गई। ये क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब हम देखते हैं ओजोन लेयर क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। ओजोन लेयर क्या है, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। जो ओजोन क्या है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ही ओजोन लेयर बनी हुई है। ओजोन is produced by the action of sunlight on oxygen in the upper layer of atmosphere। upper layer में, एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन में जब सन की रेज आ रही हैं, जब सन की रेज आ रही हैं, उससे क्या बन रहा है, ओजोन लेयर बन रहा है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, काफ़ी ढेर सारे ऑक्सीजन है,
और ये सन की रेज आ रही है, ये सन की रेज आ रही है, ऑक्सीजन में आ रही है, तो क्या किस फॉर्म में बन जा रहे हैं? ओजोन लेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में बन रहे हैं? ओजोन लेयर के फॉर्म में। ओजोन लेयर कहाँ से? अर्थ के सरफेस से 16 किलोमीटर में पाई जा रही क्या? ओजोन लेयर। कहाँ से है? ऊपर अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर अबव में ओजोन लेयर पाई जा रही है। अमाउंट ऑफ ओजोन इंक्रीजेस फ्रॉम 16 किलोमीटर until at about 23 किलोमीटर एल्टीट्यूड। 16 किलोमीटर से हम एल्टीट्यूड मतलब ऊपर जाते हैं कितना? 23 किलोमीटर। 16 किलोमीटर और अर्थ सरफेस से 23 किलोमीटर, यहाँ तक क्या है? इतने में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। 16 किलोमीटर के ऊपर हम जा रहे हैं, कहाँ तक? 23 किलोमीटर तक। ये समझ में आया? 23 किलोमीटर कहाँ से है? अर्थ सरफेस से 23 किलोमीटर और अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर। 23 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के बीच में ही क्या है? ओजोन लेयर है। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर क्या कर रहा है? जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो सन से आ रही है, उसे क्या कर रहा है? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और ओजोन लेयर जब एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ में जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो नहीं आ रही है। ठीक है ये समझ में आया क्या है? ओजोन लेयर, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ओजोन इज produced by the action of sunlight on oxygen in the upper layer of atmosphere। ऑक्सीजन में सन की रेज पड़ रही है, उसके एक्शन से क्या बन रहा है? ओजोन लेयर। अमाउंट ऑफ ओजोन इंक्रीजेस फ्रॉम 16 किलोमीटर until at about 23 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ओजोन लेयर 16 किलोमीटर से कहाँ तक है? 23 किलोमीटर तक। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर क्या कर रहा है? जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये कुछ पॉइंट्स है। अभी और पॉइंट्स देखते हैं। ओजोन लेयर हैज़ बीन थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओजोन लेयर क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब उसमें होल बन रहा है। ओजोन लेयर जो क्या है? ये ओजोन लेयर है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना, ये सब की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। इन द ईयर 1980 ओजोन होल वॉज डिटेक्टेड। 1980 में ओजोन होल को देखा गया था। ओजोन होल को 1980 में देखा गया था। ओजोन होल क्या है? यहाँ पर ये ओजोन लेयर है और यहाँ की जो ओजोन लेयर है ये क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, और जिसकी वजह से क्या बन गया? होल बन गया। अब यहाँ पर होल बन गया तो क्या होगा? जो रेडिएशंस हैं वो इस होल से डायरेक्ट कहाँ पर आ रही है? अर्थ के सरफेस में आ रही है। These ultraviolet rays are very harmful and can cause skin cancer and other diseases। अब ये डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या है? बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे स्किन कैंसर और बहुत सी डिसीजेस हो रही हैं। कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? पहला तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कैसे हो रहा है? CFC इज एन केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स AC और में यूज़ हो रहा है। क्या है? CFC एक केमिकल सब्सटेंस है जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में यूज़ हो रहा है। कहाँ पे यूज़ हो रहा है? रेफ्रिजरेंट से और
एसी में यूज़ हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही केमिकल सब्सटेंस क्या है, यूज़ होने के बाद जिससे गैस निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। पहला कॉज तो ये हो गया। दूसरा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो पावर स्टेशन और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में काम आ रहे हैं। ये सब्सटेंस को किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, पावर स्टेशन और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में यूज़ कर रहे हैं। और ये जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, न्यूक्लियर जब रिएक्शन हो रहा है इससे, तब कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन निकल रही है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से, जिससे ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। क्या है, पहला तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, दूसरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, तीसरा देखते हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से कैसे हो रहा है, एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्मॉग लाइक लंदन स्मॉग। स्मॉग की वजह से, जैसे लंदन में जो स्मॉग है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन, और वही एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरा है लीकेज ऑफ लीथल गैस फ्रॉम कार्बाइड फैक्ट्री ऑफ भोपाल। भोपाल में जो कार्बाइड फैक्ट्री है उससे लीथल गैस जब बाहर लीक हो गई थी, लीकेज हो गई थी, उससे क्या हुआ, एयर में पोल्यूशन हुआ, और वो भी एयर पोल्यूशन क्या कर रही है, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन करी है। और क्या है, एंड न्यूक्लियर डिजास्टर एट चेरनोबिल। चेरनोबिल में जब न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी, जब न्यूक्लियर का डिजास्टर हुआ था, वहाँ पर, कहाँ पर, चेरनोबिल में, तब क्या हुआ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था और उसकी वजह से भी ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, उसमें होल हो रहा है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है हीटिंग अप ऑफ Earth's atmosphere due to trapping of infrared rays by CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अब ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, जो सन की रेज आ रही है, जो सन से इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, उन्हें क्या कर रही है, CO2 रोक रही है। ट्रैपिंग मतलब रोक रही है, CO2 क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर में ही रोक रही है अपने पास, ये वापस से भेज नहीं रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेज को अपने पास और खींच रही है, अपने पास और ले रही है। उससे क्या हो रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। यही क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हीटिंग अप ऑफ अर्थ's atmosphere due to trapping of infrared rays by carbon dioxide layer in the atmosphere। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेज को ट्रैप कर रही है। ट्रैप कर रही है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेज को रोक रही है। उससे क्या हो रहा है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट हो रहा है, वार्म हो रहा है। और क्या है, द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड allows the sunlight freely but does not allow the infrared radiation reflected by the earth's surface to go out। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की भी लेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। सन रेज आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो सन रेज आ रही है उसे फ्रीली आने देगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है,
सनरेज को आसानी से आने दे रही है लेकिन जो अर्थ एटमॉस्फेयर, जब अर्थ सरफेस से जो रेज हैं वो उसे वापस नहीं जाने दे रही। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, सन से जो रेज आ रही है उसे आसानी से अंदर आने दे रही है, लेकिन जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन, अर्थ सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट होने से रोक रही है। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द करंट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस एज वेल एज एट इट्स एटमॉस्फेयर। एक पॉइंट हम और देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेज को खींच रहा है, उसे ले रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ना करे तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर हमेशा कूल हो जाएगा और वो उसकी वजह से अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हीट दे रहा है, हीट भी है, कूल भी है, इस वजह से क्या है, अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो रही है। अगर सिर्फ कूल ही होती अर्थ, पूरी अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी कूल होता तो क्या होता, लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द करंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। करंट इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग करंट इंक्रीज मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है ऑफ द अर्थ सरफेस एज वेल एज इट्स एटमॉस्फेयर। करंट जो है वो एटमॉस्फेयर का भी इंक्रीज कर रहा है और अर्थ सरफेस का भी इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कहाँ कहाँ का इंक्रीज हो रहा है, अर्थ सरफेस का भी इंक्रीज हो रहा है, अर्थ एटमॉस्फेयर का भी इंक्रीज हो रहा है। रेगुलरली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। In the past, Earth experienced increases in temperature by natural causes, but today it is being caused by the human activities like burning of fossil fuels और deforestation। पहले क्या होता था कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो किसकी वजह से, जो नेचुरल कॉजेज हो रही हैं उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब ज़्यादातर किसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही इंक्रीज कर रहा है। अर्थ के सरफेस का भी और अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। यही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट सीन इन आर्कटिक एज ग्लेशियर्स सी आइस आर मेल्टिंग रैपिडली। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक में, जो ग्लेशियर्स हैं आइस के फॉर्म में, जो बर्फ जमी हुई है, वाटर जमा हुआ है, वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग रैपिडली। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेकिंग एरिड सेमी एरिड एरियाज मोर ड्राई देन बिफोर। एरिड और सेमी एरिड रीजन क्या है, एरिया क्या है, जैसे डेजर्ट है, ये क्या है, पहले भी क्या था, ड्राई था, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे हीट भी इंक्रीज हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो पहले से और ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है। क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेकिंग एरिड सेमी एरिड एरियाज मोर ड्राई देन बिफोर। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एरिड और सेमी एरिड का एरिया जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th century, the rate of sea level rise has roughly tripled due to global warming। 20th century के बाद जो सी लेवल है, जो सी लेवल क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। जितने भी पोल में
आइस जमी हुई है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मेल्ट हो रही है। और मेल्ट होने के बाद जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, ओशियन में जा रहा है, सी में जा रहा है। इस वजह से सी का लेवल क्या हो गया, रफली ट्रिपल, जितना पहले था उसका ट्रिपल हो गया 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी से अगर देखा जाए तो कितना ट्रिपल हो गया है, सी लेवल कि जितना भी था उससे ट्रिपल हो गया। कैसे, अब आइस है वो मेल्ट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये समझ में आया, ये कुछ इम्पैक्ट्स थे। और हम एक दो पॉइंट और देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के, कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे वाटर भी, सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, साइक्लोन्स भी, जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो भी और ज़्यादा है। जैसे पहले मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि जैसे पहले 10 साइक्लोन्स होते थे, ठीक है, समझने के लिए कि पहले 10 साइक्लोन्स होते और अब कितना, अब इंक्रीज हो गया, अब 20 हो रहे हैं, 30 साइक्लोन्स हो रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, साइक्लोन्स भी बढ़ रहे हैं। और क्या है, दिस अफेक्टेड बोथ नेचर एज वेल एज ह्यूमन सोसाइटी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, नेचर को भी नुकसान हो रहा है और ह्यूमन सोसाइटी को भी नुकसान हो रहा है, उससे इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 एटमॉस्फेयर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।